हम अक्सर कहते हैं आज हम उदास हैं, हम डिप्रेस्ड हैं। उसका ये मतलब नहीं कि हमें क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ डिप्रेशन हो गया। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हमें परेशानी नहीं होगी या हमारे परिवार के सदस्यों को परेशानी नहीं होगी। एक बार हमारा लेबल लग गया इसका, मेंटल इलनेस का, ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। कि आप यदि मानसिक रूप से परेशान हैं तो आप ज़िंदगी की बाकी ऊंचाइयां नहीं छू सकते या अपने रिश्तों को अच्छे से नहीं निभा सकते। समय पर इलाज कराना अनिवार्य है। मेंटल हेल्थ में किस तरह के सेगमेंट्स हैं, मैं बस वो जानना चाह रहा हूँ। आपने एक डिप्रेशन का जिक्र किया। कई तरह के इसमें सेगमेंट्स आते हैं, तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी हम ज़्यादा देखते हैं। हाय नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर मल्होत्रा जो मैक्स हॉस्पिटल में प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि ऐसा एक मिथ बताइए मेंटल हेल्थ को लेके जिसको सुन सुन के आप थक चुके हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हमें परेशानी नहीं होगी या हमारे परिवार के सदस्यों को परेशानी नहीं होगी। ये शायद दूसरे इंसान की या दूसरी दूर बैठे लोगों की तकलीफ़ है। हम्म। पर आज ये इतनी कॉमन हो चुकी है कि शायद हर परिवार, या हम कहें कि आपकी लोकेलिटी, परिवार इससे अछूता नहीं रहा है। और दूसरा, लोगों को ये भी डर रहता है कि अगर हम एक बार हमारा लेबल लग गया इसका, मेंटल इलनेस का, तो यानी हम नाकामयाब हो गए, हम ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, चाहे रिश्ते हैं, चाहे काम-काज है। ये भी गलत है। कई ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिनको मानसिक परेशानियाँ रहीं, कई मीडिया के सामने आके भी बोले कि हमें मानसिक परेशानी है, और कुछ प्रकार के प्रेरणा स्रोत भी रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप यदि मानसिक रूप से परेशान हैं, तो आप ज़िंदगी की बाकी ऊँचाइयाँ नहीं छू सकते या अपने रिश्तों को अच्छे से नहीं निभा सकते। समय पर इलाज कराना अनिवार्य है। ये देखा गया कि लगभग 80% ट्रीटमेंट गैप है, यानी रिक्वायरमेंट जो है यदि 100 लोगों को है, मानसिक परेशानी से ग्रस्त हैं वो लोग, उनको इलाज की आवश्यकता है, उनमें से केवल 20% लोग ही पहुंच पाते हैं एक मनोचिकित्सक तक इलाज के लिए, शायद उससे भी कम। सर, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो आपको एक बार मेंटल हेल्थ के उस स्कोप में आना ही पड़ेगा, आप उससे जूझेंगे ही। क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, स्ट्रेस जो है जीवन का एक अभिन्न अंग है, हम्म। और कुछ हद तक स्ट्रेस ज़रूरी भी है, क्योंकि वो आपकी शक्ति को बढ़ाता है, जूझने की क्षमता को बढ़ाता है। पर यदि वो स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करने लगे, दुखदाई हो जाए, दर्दनाक हो जाए, रिश्तों में दरारें लाने लगे, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में बाधा बनने लगे, तो हम कहते हैं फिर ये शायद एक बीमारी का रूप अख्तियार कर रहा है। तो उसको समय पे समझ पाना और उसका उपचार करवाना बहुत आवश्यक होता है। मुश्किल वक़्त हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, हम सब अलग-अलग इमोशंस में से गुज़रते हैं जीवन में। संदर्भ कई बार हमें उस प्रकार की इमोशंस को उजागर कर देता है। पर उससे उसमें फँसे रहना सही नहीं है, उससे निकल पाना शायद एक हेल्थ की निशानी है। तो हम तब कहते हैं कि भई डिप्रेशन, हम अक्सर कहते हैं आज हम उदास हैं, हम डिप्रेस्ड हैं। उसका ये मतलब नहीं कि हमें क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ डिप्रेशन हो गया। जी। जब हम क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंसान यदि 2-3 हफ्ते तक लगातार उदास है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, छोटा-छोटा काम भारी लगता है, जल्दी थकान का अनुभव करने लगता है, उसके चलते नकारात्मक सोच पनपने लगी है, नींद में, भूख में हर्जा होने लगा है, रिश्ते बिखरने लगे हैं, गुस्सा आने लगा है, हेल्पलेसनेस की फीलिंग आने लगी है, तो फिर शायद ये एक बीमारी का रूप अख्तियार कर रहा है जिसका इलाज करना ज़रूरी है। अ, एक परेशानी में से निकल पाना या निकलने का प्रयास करना, ये भी एक हेल्थ की निशानी है। सर, मेंटल हेल्थ में किस तरह के सेगमेंट्स हैं, मैं बस वो जानना चाह रहा हूँ। आपने एक डिप्रेशन का जिक्र किया, पैनिक अटैक्स भी एक इसमें पार्ट है, तो आप एक बार मुझे बता पाएंगे कि किस किस तरह के सेगमेंट्स हैं इसमें? अ, कई तरह के इसमें जी। सेगमेंट्स आते हैं, तो डिप्रेशन और एंग्जायटी हम ज़्यादा देखते हैं, हम्म। ज़्यादा कॉमन है। और एंग्जायटी डिसऑर्डर्स के अंदर यानी बहुत ज़्यादा घबराहट का अनुभव करना, और कई बार कई लोगों को ठंडे पसीने आते रहते हैं, कईयों की सांस फूल जाती है घबराहट में। पैनिक स्पेल पाल्पिटेशन। जैसे आपने ज़िक्र किया, तो उसमें बहुत तेज़ दिल की धड़कन होने लगती है। आपकी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो उसमें फ़ाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स बॉडी की आती है। तो उस समय हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस है बॉडी का, यानी आपका जो ऐसे हार्मोन की ग्रंथियाँ हैं, वो ओवर एक्टिवेट हो जाती हैं, ओवर स्टिमुलेट हो जाती हैं। तो दिल की धड़कन तेज़, सांस फूलनी, हाथ पैर ठंडे होने, ठंडे पसीने आने, पेट में अजीब सी घबराहट महसूस होनी, और ऐसा लगना कि अभी शायद हमें कुछ हो जाएगा। और ऐसे में जब आप तेज़-तेज़ साँसें लेते हैं तो आपके अंदर ऑक्सीजन तो बढ़ जाता है, पर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होने लगती है, और साथ-साथ कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से कैल्शियम की कमी होती है, तो हाथ पैर भी ऐसे ऐंठने लगते हैं और इंसान
हाँफता हुआ कई बार इमरजेंसी रूम्स में आता है, तो पहली रिस्पॉन्स तो डॉक्टर्स की यही होती है इमरजेंसी में कि कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। जब वो रूल आउट हो जाती है, तो इमीडिएटली फिर हम लोगों को इत्तला की जाती है कि आके एक बार देखिए कि पेशेंट को मोस्ट लाइकली पैनिक स्पेल है, तो बहुत कॉमन हो रहा है ये भी। फिर एंग्ज़ायटी, कई बार सोशल एंग्ज़ायटी भी होती है। कई लोग समाज के बीच में घुलने-मिलने से थोड़ा कतराते हैं, उनको अपने अंदर कुछ अभाव-सा महसूस होता है, इन्फीरियॉरिटी फीलिंग्स रहती हैं। कुछ लोगों के अंदर हम स्टेज फ़ोबियाज़ देखते हैं, स्टेज के ऊपर जाके नहीं बोल सकते हैं, इंटरैक्शन में घबराते हैं, उनको डर होता है कि कहीं हमें जज तो नहीं कर दिया जाएगा, अपने अंदर के अभाव से जूझ रहे होते हैं। कई बार हम देखते हैं लोगों को किसी ख़ास चीज़ का फ़ोबिया होने लगता है, फ़ोबिया यानी डर, और किसी ख़ास वस्तु से या इंसान से या किसी जानवर से डर। तो कई लोगों को पानी का फ़ोबिया होने लगता है, कुछ लोगों को हाइट का फ़ोबिया है, हाँ जी। कुछ लोगों को बंद कमरे में, जिसको हम क्लॉस्ट्रोफ़ोबिया कहते हैं, कुछ लोग फ्लाइट में नहीं सफ़र कर सकते, फ्लाइट फ़ोबियाज़ हैं। तो अलग-अलग प्रकार के फ़ोबियाज़ हैं। फिर हम बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की। ये भी बहुत कॉमनली देखा जाता है, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कुछ ऐसे विचार दिमाग में आ रहे होते हैं, जिनको आप निकालने की कोशिश करते हैं पर निकाल नहीं पाते। आपको पता है अटपटे हैं, आपको पता है आपके अपने विचार हैं, पर आप उसे उसके सामने आप असहाय हैं। कई बार इसी प्रकार की इमेजेस आपके दिमाग में आने लगती हैं, ऐसे चित्रण बनने लगते हैं दिमाग के अंदर, जो आपको लगता है अरे मैं कितना ख़राब हूँ कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। पर आप उससे जूझ रहे हैं, आपका अपना मन उसको स्वीकार नहीं कर रहा, पर आप उसे रोक नहीं पाते, और उसके चलते फिर कई बार आप कुछ कंपल्सिव बिहेवियर्स, यानी बार-बार कुछ रिपीट करने लगते हैं अपने मन के अंदर, चाहे वो कोई रिलीजियस मंत्र है, चाहे किसी जगह को जाके छूना है, चाहे आप किसी एक पर्टिकुलर रिचुअल को फ़ॉलो करने लगे हैं, तो एक प्रकार का कंपल्सिव बिहेवियर वहाँ पे दिखने लगता है। तो कई लोग सोचते हैं, वो शुभ-अशुभ के घेरे में पड़ जाते हैं कि चलते हुए भी उनको लगता है कि हमने जो ऑड नंबर ऑफ टाइल्स हैं, उन पे पैर नहीं रखना, जो इवन नंबर ऑफ टाइल्स हैं, उन पे पैर रखना है। कुछ लोग हैं जो बार-बार हाथ धोने को रहते हैं, उनको लगता है कि अगर कहीं टच हो गया तो बहुत गंदे हो गए, और हमें एकदम से हाथ धोने हैं, और केवल हाथ यहाँ तक नहीं धोने, यहाँ तक धोने हैं। फिर उसमें कहीं पे छींटा पड़ गया तो उस जगह को भी साफ़ करना है। तो वॉशिंग रिचुअल्स में काफ़ी ज़्यादा एंगेज करने लगते हैं। महिलाओं में हम अक्सर वॉशिंग बिहेवियर ज़्यादा देखते हैं, और पुरुषों के अंदर हम ज़्यादा चेकिंग देखते हैं। कई बार सिमेट्री को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशंस रहते हैं, तो हर चीज़ बड़ी सिमेट्रिकल होनी चाहिए, अगर एसिमेट्रिकल है तो परेशान होने लगते हैं लोग। तो ऑब्सेशंस कई प्रकार के हैं, उसमें डाउट्स भी रहते हैं, बार-बार ताला चेक करना, बार-बार दरवाज़ा देखना बंद है कि नहीं, एक काम को बार-बार करना। पर आखिर में एक कोर उसका डिससैटिस्फैक्शन रहता है, लगता है कि शायद हमने कोई कार्य अधूरा-सा छोड़ दिया, तो बार-बार पलट के, जैसे आपने एक ताला लगाया तो बार-बार पलट के आपको आना पड़ता है देखने के लिए, आधे रास्ते से आप वापस आते हैं, देखने के लिए मैंने लगाया कि नहीं, और एक बार से तसल्ली नहीं होती, कई बार चेक करना पड़ता है। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहलाते हैं। कई बार आपको बड़े गंदे ख़्याल आने लगते हैं, कई बार आपको अश्लील प्रकार के ख़्याल आने लगते हैं, ऐसी जगह जो लोग आपके लिए पूजनीय हैं। फिर आप अपने आप को आत्मग्लानि के शिकार होने लगते हैं, आप सोचते हैं कि मैं कितना बुरा हूँ कि मेरा नज़र ऐसी जगह जा रही है, या मेरी सोच इस प्रकार की हो रही है। तो ये क्योंकि आपके आउट ऑफ कैरेक्टर है, आप उससे खुश नहीं हैं, तो हम इसको एक ऑब्सेसिव श्रेणी में उसके तहत लेते हैं, और इसका इलाज ज़रूरी होता है। ये कहा जाता है कि लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक न्यूरोकेमिकल है, रसायन है, जिसकी कमी से इस प्रकार की परेशानियाँ ज़्यादा उभरती हैं। कई प्रकार की थेरेपीज़ होती हैं, इसके लिए ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती हैं, कुछ बातचीत के माध्यम से, कुछ बिहेवियर थेरेपीज़ हैं, और कुछ दवाइयाँ हैं जो बड़ी कारगर सिद्ध होती हैं। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कुछ लोग जिनमें शक की बीमारी काफ़ी होने लगती है। तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स के रेल में वो आते हैं, जिसके अंदर कई बार तो स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी, जिसके अंदर आपको लगता है कि आपके अपने भी पराये हैं, बहरूपिये हैं, शायद वो आपका बुरा चाहने लगे हैं। इंसानी जो रिश्ते हैं, वो ट्रस्ट के ऊपर आधारित हैं, और यहाँ पे ट्रस्ट ही टूट रहा होता है। तो ना आप अपनों पे ट्रस्ट कर पाते हैं, ना आप डॉक्टर पे ट्रस्ट कर पाते हैं, और आपको कई बार अजीबो-गरीब अनुभव होने लगते हैं, आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई सुनाई देने लगती हैं, ख़ास तौर पे आप ऐसी चीज़ें सुनने लगते हैं, जो बाकी लोग नहीं सुन पाते हैं, जिनको हम हैलुसिनेशंस कहते हैं। और कई बार आप एग्रेसिव हो सकते हैं, आपको डर लगता है, आप फ़ियरफुल रहते हैं, और ऐसा लगता है जैसे आप अपनी सोच, अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और कोई बाहरी शक्ति है, या कोई बाहरी ऐसा इंसान है, जो आपके मन के भाव को समझ पा रहा है, दूर बैठा भी, और उसको कंट्रोल कर रहा है। तो आप एक कठपुतली माफ़िक बन गए दूसरे के हाथ में। तो स्किज़ोफ्रेनिया के इस प्रकार के लक्षण भी कुछ लोगों में देखे जाते हैं। कई बार लोग डिल्यूज़नल डिसऑर्डर से ग्रस्त होते हैं, जिसमें वो शक करने लगते हैं दूसरे के प्रति, और ख़ास तौर पे अपने यदि हस्बैंड हैं तो उसके प्रति, कि भाई शायद
इसका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या पत्नी है तो शायद उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स के अंदर आप उस इंसान को किसी के साथ भी जोड़ देते हैं, और आपके पास कोई प्रॉपर पुख्ता सबूत नहीं है, फिर भी आप लगातार उस चीज़ को चेक करते हैं, रात-रात भर उससे सवाल जवाब करते हैं, आप हर चीज़ उसकी चेक करने की कोशिश करते हैं, और फिर भी आपको तसल्ली नहीं होती, जबकि दूसरा इंसान यदि बिल्कुल गलत नहीं है, फिर भी आप उसको बुरा समझते चले जाते हैं। तो कई बार डिल्यूजन्स ऑफ इरोटोमेनिया, यानी आपको ऐसा लगता है कि दूसरा इंसान जो है वो आपसे इमेंसली प्यार करता है, खूब प्यार करता है, जबकि दूसरा कहता है मुझे आपसे बिल्कुल प्यार नहीं है, मैं आपको नहीं जानता हूँ, पर फिर भी आप उसको ऐसा समझ लेते हैं कि वही शायद उसका एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है आपके प्रति प्यार का, और आप उसके पीछे स्टॉकर की तरह बन जाते हैं, उसको स्टॉक करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, और उसकी प्राइवेट स्पेस में भी घुसने का प्रयास करते हैं। अक्सर उन लोगों में देखा जाता है जिनमें लो सेल्फ एस्टीम है, या जिनमें साइकोटिक इलनेस है, और वो दूसरे को दूसरा जो बहुत सेलिब्रिटी स्टेटस रखता है या इम्पोर्टेंट स्टेटस रखता है, तो आप उसके साथ एसोसिएट होके एक इम्पोर्टेंस महसूस करने लगते हैं। तो अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ हैं। फिर नशे से संबंधित परेशानियाँ भी मनोचिकित्सा में आती हैं, और उसके अंदर हम देखते हैं कि भाई कोई ड्रग अब्यूज़ की बात जब हम करें तो शराब का सेवन है, स्मोकिंग है। अब स्मोक के लिए जब बात करें तो 4800 केमिकल एक सिगरेट में आदमी फूँक लेता है, तो जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं। फिर कई इस प्रकार के इल्लीगल नशे भी हैं, जिसमें ग्रास, वीड, यानी कैनबिस से या भांग से संबंधित नशा है, चरस, गांजा उसमें आता है। फिर हम अफ़ीम से संबंधित नशे हैं, उनकी बात करते हैं, जिसके अंदर कई बार लोग इंजेक्टेबल्स हैं जो कई बार यूज़ करते हैं, कई बार हेरोइन या स्मैक जैसा सेवन, जिसको चिट्टा भी कहा जाता है, उसका सेवन करते हैं। फिर कोकीन जैसे नशे हैं, जिसको लोग स्नॉट करते हैं, तो नाक के थ्रू इन्हेल करते हैं। तो कई प्रकार के नशे उसके अंदर आ जाते हैं, और उसका फिर आजकल काफ़ी बात हो रही है डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की, या डिजिटल डिपेंडेंस की भी। तो ये भी एक प्रकार का बढ़ता प्रचलन दिख रहा है, ख़ास तौर में आज की जनरेशन में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मोबाइल पे आप डिपेंडेंसी। डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। आप समय नहीं निकाल पा रहे, आपकी नींद में बाधा बन रही है। आप डूम स्क्रॉलिंग जिसको कहते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन को ही ढूँढते हैं, बजाय अपनों को ढूँढने के या खुद को तराशने के। और कई बार खाने के मेज़ पे भी आपका ध्यान मोबाइल पे ही होता है, तो आप माइंडफुल कम हो रहे हैं, और रात को सोते समय भी आपके हाथ में मोबाइल है, तो उस समय भी आपकी नींद में बाधा बनती है, क्योंकि जो ब्लू लाइट का एक्सपोज़र है आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत लगातार एक्सपोज़र जो है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं। फिर स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, और पैरासोम्नियाज़ जिन्हें कहते हैं कि भाई कई बार स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, इस तरह की बातें भी, सोते हुए आप बात कर बात रहे कर हैं, सोते समय आप उठ के कोई क्रिया में एंगेज कर गए, कुछ आप ऐसी हरकत कर गए जो अजीबो-गरीब है, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चों की, अगर तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत, उनमें हम देखते हैं बहुत अधिक से ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी है, एक जगह स्थिर नहीं बैठ पा रहे हैं। कुछ तो चंचल बच्चे होते ही हैं स्वभाव से, एनर्जी होती है उनमें, सरफेस एरिया कम होता है, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर जगह, स्कूल में भी एक जगह नहीं टिक बैठते, बिना परमिशन लिए कमरे से बाहर निकल जाते हैं टीचर की, और कई बार उनको एक जगह बैठाना या फोकस कराना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, तो ऐसे बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन का अभाव रहता है। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी एक प्रकार की बीमारी है बच्चों में जो देखते हैं। फिर कई बार कुछ बच्चे हैं जो उनमें गुस्सैल बहुत होते हैं, नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं, उनमें कंडक्ट प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं ऑटिस्टिक बच्चों को भी। तो ऑटिज़्म की जब बात करें तो उसके अंदर बच्चे का आई कॉन्टैक्ट उतना अच्छा नहीं होता है। कई बार वो एक उनका रिस्ट्रिक्टेड रिpertoire ऑफ इंटरेस्ट, यानी उनका बड़ा कुछ चीज़ों में ही दिलचस्पी ज़रूरत से ज़्यादा होती है, बारीकी में चले जाते हैं, मायूशी में, और कई चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। उनको एक सिस्टम चाहिए कि उसी समय पे खाना खाना है, उसी समय पे सोना है। कुछ एरियाज़ ब्रेन के बहुत अच्छे डेवलप्ड होते हैं इन बच्चों के। ये कई बार आपको कोई पर्टिकुलर डेट कहें कि भाई 9 सितंबर 1999 को कौन-सा दिन था, तो बता सकते हैं कि सोमवार था कि मंगलवार था, जबकि हमें ढूँढने में कैलेंडर देखना पड़ता है, या अपना इंटरनेट देखना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें उनकी बहुत अच्छी डेवलप्ड होती हैं, कई बार बहुत अच्छी सेंस ऑफ म्यूज़िक होता है उनके अंदर, पर ये इतना अच्छा आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते हैं। तो अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ हैं। वृद्धावस्था में हम देखते हैं लोगों के अंदर ज़्यादातर डिमेंशिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें भूलने की बीमारी आ जाती है, और क्योंकि ब्रेन श्रिंक कर रहा होता है, तो ब्रेन का कौन-सा हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है, वहाँ उसके मुताबिक
उनमें कुछ हमें बिहेवियर या आचरण की परेशानियाँ दिखती हैं, कई बार इमोशनल डिसकंट्रोल दिखता है। फिर एक बीमारी हम देखते हैं एडल्ट्स के अंदर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर कई बार वो बहुत उदासी में चले जाते हैं और कई बार बहुत तेज़ी में चले जाते हैं, और जब तेज़ी में होते हैं तो खुद तो बहुत 7वें आसमान पे होते हैं, बल्कि 9वें आसमान पे ही होते हैं शायद। क्लाउड 9। पर क्लाउड नाइन पर वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने लगते हैं, एक-एक दिन में बहुत बड़े-बड़े फैसले करने लगते हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेज़ नहीं देख पाते कि हम जो आज कर रहे हैं उसके परिणाम क्या होंगे, दूरगामी परिणाम क्या होंगे, और फटाफट हाई रिस्क टेकिंग बिहेवियर में एंगेज कर जाते हैं। कई गलत-सलत रिश्ते कायम कर लेते हैं, कई बार बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टी डील्स कर लेते हैं, कई बार अपने बही खाते खाली कर लेते हैं, और कई बार परिवार के साथ भी काफ़ी कहा-सुनी हो जाती है इन लोगों की, परिवार रोकता है, टोकता है, और जो उस समय उन्हें रोकता-टोकता है वही उन्हें सबसे ज़्यादा बुरा दिखता है।